नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पूर्ण मैजिक राइट के इस प्रोग्राम में। आज हम इस सेशन में बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में। मेंस आंसर राइटिंग क्या होती है? इसकी आवश्यकता क्या है? इसका महत्व क्या है? मेंस आंसर राइटिंग हम कैसे करें? क्या ध्यान में रखें? क्या गलती नहीं करें? ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आप अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कर रहे हैं या फिर आप की तैयारी को कुछ अर्सा हो गया है और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, तभी ये आपके लिए बेहतर तरीके से फ्रूटफुल हो पाएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, वो कई स्तर पर होता है। प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। लेकिन साथियों, जो रैंकिंग होती है ना, वो मेंस के आधार पे तय होती है। मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट का जो मार्क्स होता है, उसको मिला दिया जाता है और उसी के आधार पे जो रैंकिंग होती है, वो तय होती है। साथियों, एक-एक रैंक से ना कई बार हम जो बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस नहीं मिलता है, आईपीएस बन जाते हैं या फिर आईपीएस बनना चाहते हैं, आईआरएस मिल जाता है। मनपसंद जो सर्विसेज़ हैं, वो नहीं मिल पाती एक-एक मार्क्स के आधार पे। एक मार्क्स के आधार पे कई बार सिलेक्शन ही नहीं होता है। एक रैंक में कई बार एक सेम मार्क्स पे बहुत सारी रैंक्स हो जाती हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग का इतना बड़ा रोल है कि अगर आप के एक क्वेश्चन में अगर 1 नंबर भी कम मिल गया, तो समझ लीजिए कि आपके कई साल जो है ऐसी सर्विसेज़ में चले जा सकते हैं, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। तो इसलिए मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। साथियों, चलिए आगे इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसे नोट कीजिए और बीच-बीच में वीडियो पॉज़ कीजिए और सोचिए उसके बारे में जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया आपको कि प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और अगर आप प्रीलिम्स जिसमें कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको ओएमआर शीट पे अपना फिल करना होता है इस तरह से, जो भी सही क्वेश्चन है और इस तरह से जो है आपका अगर तुक्का भी लग जाता है, तो भी हो सकता है सही हो जाए। लेकिन अगर प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन होता है, तो आप जाते हैं मेंस में। मेंस में आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और इसका मार्क्स प्लस इसका मार्क्स तय करता है कि आपका फाइनल मार्क्स क्या होगा। तो इसलिए मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस किए बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए यह मेंस आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, चलिए हम आगे एक स्ट्रक्चर इसका क्या होगा ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये हमें आ गया। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मुख्य बात है, उसे आप 2 पेज में लिख करके दिखाइए, तो हो सकता है आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद हो और एक सेकंड पर्सन है, उसको उतने अच्छी तरीके से याद ना हो। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इतना शानदार हो, इतना नीट एंड क्लीन हो कि उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाए और आपको ना मिले, बावजूद कि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद है। तो साथियों, यूपीएससी में जो पढ़ाई है, वो एक अलग स्किल है अपने आप में, लेकिन आंसर राइटिंग वो अपने आप में अलग स्किल है और स्किल क्या होती है? जिसे हम सीख सकते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस करके, अच्छे से स्टडी करके, अपने मेंटर से बात करके, जैसे कि हम अभी सेशन ले रहे हैं,
तो इस तरह से इसको बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है? तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, वो नॉलेज टेस्ट का नहीं है, ओनली नॉलेज टेस्ट का नहीं है। ठीक है? तो फिर किसका है? आप जो पढ़े, वो तो ज़रूरी है ही, क्योंकि बिना पढ़े आप लिखेंगे कैसे? जो पढ़े उसकी अच्छे से समझ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, इसका प्रभाव क्या है, सारा चीज़ अच्छे से गहराई से आपको समझ होनी चाहिए उस टॉपिक की। फिर आप एनालाइज़ कर पाएँ, विश्लेषण कर पाएँ उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ उस टॉपिक के बारे में। आपने पढ़ा तो है, अगर उसको अच्छे से आपने प्रेज़ेंट नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपका प्रेज़ेंटेशन कैसा है? साफ-सुथरे ढंग से आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते? और लास्ट में टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको लिखने के लिए एक निश्चित समय मिलेगा, उसी में आपको लिखना पड़ेगा। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है? सिर्फ़ आप पढ़ लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं एक बैच में 1000 से ज़्यादा, लगभग 1000 के आस-पास स्टूडेंट हैं, अभी करंट में चल रहा है। तो उनमें से 2-3 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लिखते कितने हैं? लेस दैन 100, लेस दैन 100, ठीक है? और रेगुलर लेस दैन 50, और कई बार तो लेस दैन 20। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पढ़ तो लेते हैं वो, लेकिन उनको समझ नहीं है, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर फ़ियर रहता है, उथली तैयारी करते हैं, तो नहीं लिख पाते हैं। कहीं इस टेलीग्राम चैनल को देखेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, कहीं उस यूट्यूब चैनल से देख लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे। डीप में वो पढ़ते ही नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कभी अ, बैठती ही नहीं है, क्लैरिटी कभी आती ही नहीं है, तो बस वो प्रोग्राम हो जाता है 10 साल का, 5 साल का। तो अगर आपको इससे बचना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए आगे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेंस का पेपर होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं? उसमें 9 पेपर होता है टोटल, ठीक है? 9 पेपर में जो पेपर ए और पेपर बी है, वो इंडियन लैंग्वेज में जितने भी लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें से कोई एक भाषा आप जैसे कि हिंदी है, इसका पेपर, और दूसरा इंग्लिश है। इंग्लिश लैंग्वेज को सबको देना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम से हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम से, चाहे अदर किसी और मीडियम से हों। तो ये कंपल्सरी है, इसको देना ही पड़ेगा, और ये क्वालिफाइंग है। मतलब कि यहाँ पे आपको 300 मार्क्स का है दोनों, तो इसमें 25% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 75 मार्क्स। इतना आप लाएँगे तभी जो है आपका अदर जो कॉपीज़ हैं वो चेक होंगी। तो इसलिए हिंदी मीडियम वालों को बार-बार मैं बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश की समझ इतनी होनी चाहिए कि आप उसको लिख सकें, समझ सकें, थोड़ा बहुत बातचीत कर सकें। इतनी तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑफ़िसर बनने जा रहे हैं, और ज़्यादातर जो कन्वर्सेशन होता है वहाँ पे पेपर पे होता है, वो इंग्लिश भाषा में ही होता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए और अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको ऐसे 250 मार्क्स का होता है, इसका मार्क्स ऐड होता है। फिर जीएस 1 से लेकर के जीएस 4, ये भी 250 मार्क्स का होता है, सबका मार्क्स ऐड होता है। फिर 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं, इसका भी मार्क्स ऐड होता है। कुल मिलाकर के रिटन कितना होता है? 107 अ,
750 यानी कि 1750 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, और सबके लिए टाइमिंग कितना है, ओनली 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट। इसी टाइम जोन में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसी में आपको रिकॉल करना पड़ेगा, उसी में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बढ़िया करना पड़ेगा, और फैक्ट के साथ, डेटा के साथ उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो सोचिए कि उत्तर लेखन कितना महत्वपूर्ण है। और जब तक आप अलग अलग चीज़ों को समझेंगे नहीं, हर एक पेपर को समझेंगे नहीं, वहाँ पे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें कितने मार्क्स हैं, उसको कितना पेज में लिखना है, उसका नेचर कैसा है, क्योंकि हर एक पेपर का लिखने का, आंसर राइट करने का नेचर अलग अलग है। तो हर एक को, जैसे ऐसे को हम जीएस के पेपर जैसे नहीं लिख सकते, ऐसे का फ्लो अलग होगा, ऑप्शनल का अपना तरीका है लिखने का, इसी तरह जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं पास होने के लिए, इसका अपना तरीका है। तो सबको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम इसको देखते हैं कि जो भी यूपीएससी का अपना एक कैलेंडर होता है, अभी तो मेंस आने वाला है इस साल का, ये हम अगले साल के लिए यहाँ पे हमने रखा है कि जो भी अगले साल का प्रीलिम्स होगा वो कब होगा, 23 मई 2027 को, संडे को होगा, एक दिन का रहता है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेंस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंस में जो परीक्षा होगी वो 20 अगस्त 2027 से होगी, फ्राइडे होता है उस दिन, 5 दिन के लिए होती है मेंस की परीक्षा। ठीक है, अब 5 दिन में कैसे कैसे डिवाइड होता है, इसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, जो 5 दिन होता है उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं। फ्राइडे को आपका फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे से आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो जो फ्राइडे को पहला आपका एग्जाम होता है वो आपका एसए का होता है, एसए का होता है। फिर इसके बाद सैटरडे, फ्राइडे को एक ही एग्जाम होता है, एसए का होता है। इसकी टाइमिंग होती है 9 से 12 बजे तक, सुबह 9 से 12 बजे तक। इसके बाद सैटरडे, सैटरडे को 2 पेपर होते हैं, वो होता है एक 9 से 12 जीएस 1, और एक दूसरी पाली में 2 से 5 जीएस 2। ठीक है, फिर उसके बाद संडे, संडे को भी 2 पेपर होते हैं, जीएस 3 9 से 12, और जीएस 4 2 से 5। ये हो गया। फिर इसके बाद आपको जो भी पेपर बचे उसके लिए आपको 5 दिन का गैप दिया जाता है, और फिर अगले सैटरडे को क्या होगा, जो आपका जो आपका क्वालिफाइंग पेपर ए एंड पेपर बी, ये अगले सैटरडे को यहाँ पे आपका होगा। तो अगले सैटरडे को पहली पारी में पेपर 1 क्वालिफाइंग, और दूसरी पारी में पेपर 2 क्वालिफाइंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई एक इंडियन लैंग्वेज यानी कि हिंदी, और यहाँ पे आपकी इंग्लिश का यहाँ पे टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले संडे को आपका एक पाली में ऑप्शनल पेपर 1, और फिर दूसरी पारी में ऑप्शनल पेपर 2 का होगा। तो इस तरह से आपका शेड्यूल होता है। सोचिए कि आपको कितना लिखना पड़ेगा, एक ही दिन में आपको दो दो यहाँ पे पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, एक ही दिन में दो, आपको करीब 8000 वर्ड लिखना पड़ेगा एक दिन में, जब दो दो पेपर होंगे तो। सोचिए, अगर आपकी 8000 वर्ड लिखने की प्रैक्टिस अभी से नहीं होगी, आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो कैसे मेंस क्लियर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो मेंस की तैयारी बड़े ध्यान से शुरू से ही आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इस टाइम फ्रेम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे बिना किसी झिझक के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला जो पेपर होता है निबंध। आगे हम क्या चर्चा करेंगे, अलग अलग जो पेपर हैं, अ, जो पहले होता है ऐसे, फिर हम जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4, फिर ऑप्शनल, और
ये पेपर ए, पेपर बी, इसकी बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मार्किंग सिस्टम क्या है, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे कैसे बेहतर आंसर लिखा जाए, किन बातों का ध्यान में दिया जाए, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पे, निबंध, जो पहला पेपर आपका होगा वो होगा एशे का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 250 नंबर का ये रहेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1000 से 1200 शब्द। 1000 से 1200 शब्द आपको लिखना होगा, कितने घंटे में? आपको 3 घंटे मिलेंगे, यानी कि 180 मिनट मिलेंगे। अब इसमें से डिवाइड कर दीजिए, तो 1.5 आवर का एक ऐसे और 2 ऐसे आपको लिखने होंगे। 2 सेक्शन होते हैं इसमें। सेक्शन ए, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, एक को आपको सेलेक्ट करना है और उसको लिखना है। इसी तरह सेक्शन बी में भी इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कीजिए जो आपको आता हो, इसमें आपकी समझ अच्छे से हो, जिसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। उसको चूज़ कीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। देखिए, 1.5 घंटे एक में मिलेंगे। अगर आप वैसे लिखना शुरू कर देंगे जल्दबाजी में, तो फिर लिखते जाएँगे और जो-जो दिमाग में आता जाएगा वो लिखते रहेंगे। तो बेहतर आंसर तो लिख ही नहीं पाएँगे निबंध का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले ये समझना है कि जो 1000 से 1200 शब्द हैं, इसको कितने पेज में हम लिखेंगे? क्योंकि यूपीएससी की जो कॉपी होती है, वहाँ पे एक फिक्स्ड नंबर की होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो हम समझते हैं कि 16 पेज आपको मिलते हैं लिखने के लिए, लगभग 16 पेज के आसपास होता है लिखने के लिए। और एक पेज में अगर आप जैसे जीएस में होता है 75 शब्द, यानी 75 वर्ड्स अगर एक पेज में लिखते हैं, तो 16 पेज में आपका 1200 वर्ड्स के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1000 लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा 1600 पेज ही लिखना है, मतलब सॉरी 16 पेज ही लिखना है। आपको जो है आप जो है 13, 14, 15, 16 इसके आसपास लिख सकते हैं, बहुत कम भी नहीं लिखना है। आप 1000 वर्ड के आसपास लिख सकते हैं, थोड़ा इधर-उधर चलेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि फिर हमें दूसरे पार्ट में भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये छूट जाएगा। और पेपर कंप्लीट करना बड़ा ज़रूरी है। जिसका पेपर कंप्लीट नहीं होता है, उसको मार्क्स कम ही मिलते हैं, फिर वो फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो टाइम को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको लगभग-लगभग 16 पेज लिखने की आदत होनी चाहिए। एक पेज में 75 वर्ड्स लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आपका ऐसे का। अब यहाँ से जो भी आपको, जैसे मान लीजिए कि पहला, सत्य कोई रंग नहीं जानता, ये आपसे आता है। आपने इसको चूज़ किया। अब इस पे आप तुरंत लिखना शुरू मत कर दीजिए कि अभी हम लिखना शुरू कर देंगे क्योंकि हमको टाइम बचाना है, तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको पहले इसका एक रफ वर्क जो आपको कॉपी मिलती है, उसके पीछे आपको कुछ स्पेस मिलता है, वहाँ पे आप ऐसे रफ वर्क लिखा होता है। अब वहाँ पे आप अपना पहले जो भी आंसर जिसका भी आप यहाँ पे ऐसे लिखना चाहते हैं, पहले उसको टॉपिक लिखिए और उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि हम भई इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, भूमिका इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, जो मेन बॉडी है वहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, और अंतिम में जो इसका कंक्लूज़न है तो उसको हम क्या रखेंगे। मेन बॉडी में स्ट्रक्चर में हम क्या-क्या रखेंगे। जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में किन-किन चीज़ों को शामिल करेंगे, कैसे-कैसे कौन-सी स्टोरी हम लिखेंगे, कौन-सा हम डेटा पॉइंट रखेंगे या फिर कौन-सा कोट हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद जो मेन पोर्शन है यहाँ पे बॉडी, तो यहाँ के लिए आप अलग-अलग डोमेन में जो अलग-अलग होता है, जैसे कि पॉलिटिकल डोमेन, हिस्टोरिकल डोमेन हो गया और इकोनॉमिकल, इसी तरह से बहुत सारे
अलग अलग डोमेन है, उनमें आप किस चीज़ को कवर करेंगे, या स्टेक होल्डर्स फ्रेम में लिख रहे हैं तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें आएंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव कौन कौन से आप इसमें कवर कर रहे हैं। तो इसको आप पहले से उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे एक दूसरे पैरा से कनेक्ट करेंगे, ये आप पहले से ही रफ वर्क कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको लगभग आधा घंटा दे सकते हैं, 25 से 30 मिनट इसको अच्छे से आप दीजिए। फिर 1 घंटे में आप जो है अपना ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा और भी मतलब 20 मिनट ले सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा लिखने में ज़्यादा लगा दीजिए अगर आपकी स्पीड थोड़ा स्लो है तो। ठीक है? तो अपने अपने स्पीड के अनुसार आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी सेलेक्ट करना है और आपको लिखना है। अब चूँकि ऐसे और जीएस का जो आंसर होता है वो बिल्कुल अलग-अलग लिखना होता है, तो इसलिए हम सभी पेपर्स का अलग-अलग सेशन कंडक्ट करेंगे, और उसमें जैसे एसे का जब हम कंडक्ट करेंगे तो पूरा एसे पर ही बात करेंगे, कैसे एसे को बेटर तरीके से लिखा जा सकता है। अभी हम पूरे पेपर्स का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं और उसका कैसे मार्किंग सिस्टम है वो समझ रहे हैं। ठीक है? तो ये है आपका एसे का, तो आपको बहुत लिखना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। ठीक है? फिर है आपका नेक्स्ट डे आपका होगा जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम। जीएस पेपर 1 में क्या स्ट्रक्चर है, ये भी 250 मार्क्स का है और 3 घंटे इसमें भी मिलेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान में दीजिए कि यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और एक क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो होता है उसको आपको 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। 150 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, और ये 10 नंबर का होता है। ठीक है? अब 10 से लेकर के जो 20 नंबर का प्रश्न होता है उसको आपको 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और ये होता है 15 नंबर का। तो ये कितना हो गया? 10 क्वेश्चन 10 नंबर के दाम 100 नंबर हो गया यहाँ पे, और प्लस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के 10 क्वेश्चन, तो ये कितना हो गया? 150 मार्क्स का हो गया, तो कुल मिलाकर के 250 मार्क्स यहाँ पे हो गया। यानी कि आपको 20 क्वेश्चंस लिखने के लिए आपको मिलेंगे 180 मिनट। अब इसमें 20 का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9 मिनट अप्रॉक्स मिलेगा। तो जो 10 मार्क्स का है यानी कि 150 वर्ड्स का है, तो उसमें आपको लगभग 7 6 से 7 मिनट को लिखने को मिलेगा, और इसमें आपको 10 टू 11 मिनट लिखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। तो इस तरह से आपको टाइम का यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी कॉपी में पेज टूटता है तो उसको आप कट कर दीजिए। जैसे आपको कॉपी मिलेगी, जो भी पेज में आप नहीं लिखेंगे तो उसको आप ऐसे एक लाइन का क्रॉस कर दीजिए। ठीक है? ऐसे कर सकते हैं। ज़्यादा गोदा-गादी नहीं करना है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें से मैं आपको 2 जो पीवाईक्यू है आप देख लीजिएगा। आप सबका एक होमवर्क है कि आप सभी को ये 2025 का जो पेपर है उसका पीवाईक्यू से हमने 10 नंबर का एक उठाया है और एक 15 नंबर का उठाया है। तो आप अच्छे से पूरे पीवाईक्यू जो भी है पेपर वाइज़ ऐसे का देख लीजिएगा, जीएस 1 टू 4 देख लीजिएगा, जो आपका ऑप्शनल है उसको आप देखिए और एनालाइज़ कीजिए कि कैसे-कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है? तो जैसे आपको ये लिखना है, इसमें आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं, 150 वर्ड्स में लिखने हैं, और इसके लिए आपको मिलता है कितना? इसके लिए आपको मिलता है 2 पेज। 150 नंबर के लिए आपको 2 पेज मिलता है, और 250 शब्दों के लिए 150 वर्ड्स के लिए आपको 2 पेज, और 250 वर्ड्स के लिए आपको कितना मिलता है? 3 पेज। तो आपको 2 पेज लिखने हैं,
150 वर्ड, यानी एक पेज आपको यहाँ पे कितने 75 में आ जाएगा, दूसरे पेज में भी आप 75 वर्ड्स लिख पाएंगे। ठीक है, और 3 का है तो फिर यहाँ पे एक और जोड़ दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको अपना स्ट्रक्चर पहले से बना लेना है, दिमाग में प्रैक्टिस करना है अभी से कि कैसे इसको फ्रेम करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम जो है 150 वर्ड्स में लिखेंगे। इसको कैसे पढ़ना है, इस पे तो हम अभी बाद में करेंगे चर्चा कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसकी डिमांड क्या है, प्रश्न की डिमांड क्या है, मेन कीवर्ड्स क्या हैं, हड़प्पा-कालीन जैसे वास्तुकला के बारे में हमें करना है, उसके विशेष पहलुओं के बारे में हमें चर्चा करना है। तो इसको तो हम बाद में अभी समझेंगे। पहले हम पूरे पेपर का जो भी स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं और कैसे उसकी लिखने को है वो उसको हम समझते हैं, ठीक है? तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। 10 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। एक में आपको 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं और 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। यानी कि एक टोटल पेपर में आपको कितने 20 क्वेश्चंस होते हैं और कुल मिलाकर के अगर वर्ड देखा जाए तो 250 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2500 और 150 मार्क्स के 10 यानी कि यहाँ पे 1500। कुल मिलाकर के आपको 4000 वर्ड्स कितने टाइम में लिखना पड़ेगा? आपको 3 आवर्स में 4000 वर्ड्स लिखने हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्योंकि नॉर्मली आप लिख कर देखिए नहीं हो जाएगा। वो तो एग्ज़ाम है, वहाँ पे फ़ियर भी रहेगा, थोड़ा डर भी रहेगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पे फ्रेम भी करना पड़ेगा, है ना? तो वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस शुरू करना है। मैं ये नहीं कहता कि यार शुरू से आपसे अगर पूरा बनता ही हो तभी लिखना शुरू करें, नहीं। आप अपने बारे में लिखिए, आप एग्ज़ाम का सिलेबस कई बार लिखिए। जब तक कि आपको याद ना हो जाए। अपने बारे में कई बार लिखिए और जितनी बार आप लिखेंगे, उतनी बार आपको अपने बारे में नई-नई चीज़ें पता चलेंगी। अपनी अपना इतिहास लिखिए, अपनी पसंद, नापसंद, अपनी कमज़ोरी, अपना प्लस पॉइंट ये सब लिखिए, अपने फैमिली के बारे में लिखिए, किसी को दिखाना थोड़ी है, लिखते जाना है। फिर आप अगर आईएएस बनेंगे तो क्या-क्या करेंगे? आप अगर मान लीजिए कि कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए तो क्या करेंगे? अगर बाय चांस आप पीएम बन गए तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि आप वर्कर बन गए तो फिर क्या करेंगे? अलग-अलग चीज़ें जिसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा तो वहाँ से कर सकते हैं। मेन पर्पज़ क्या है? आपको लिखने की हैबिट में डालना। आप लिख सकें, अपने विचारों को अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें और अपनी राइटिंग को बेहतरीन तरीके से सुधार सकें। ठीक है? तो इसी तरह जैसे जीएस 1 का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जीएस 2 का भी उसी तरह है और जीएस 3 का भी वैसे ही है। ये इंग्लिश से है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ध्यान में रखिए सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, सभी क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो जो जिसका क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होता है, उसको कम मार्क्स मिलते हैं और कई बार उनके चांस जो है सिलेक्शन के हट जाते हैं। इसलिए जो लोग पूरा अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, उनका मार्क्स भी ज़्यादा आता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपका पेपर कभी छूटे ना और इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए, फिर है जीएस पेपर 4। यहाँ पे थोड़ा एक जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे अलग है। कैसे? 10 मार्कर्स तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही, जिसको 150 वर्ड्स में लिखना है। एक सेक्शन आपका पार्ट 1 हो गया, यहाँ पे सेक्शन ए हो गया, यहाँ पे एक प्रश्न में कई सारे आपको प्रश्न मिलते जाएँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ए हो गया, बी हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर
3 में हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन हो और नहीं भी हो सकता है। एक अकेला सिंगल क्वेश्चन भी मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और एक पार्ट में जितने भी सब पार्ट हैं, उसके नंबर अलग से हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है? तो चलिए, ये हो गया। अब इसी में जो एथिक्स का होता है, जीएस पेपर 4, वहाँ पे एक सेक्शन आता है आपका केस स्टडी का। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका केस स्टडी है। यहाँ पे आपको पढ़ना है, इसको समझना है और फिर यहाँ पे जितने भी 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको 250 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, 250 शब्दों में है और ये 20 मार्क्स का है। एक केस स्टडी 20 मार्क्स का है। और कितने केस स्टडी आते हैं? अभी जैसे 2025 की बात करें तो वहाँ पे 6 केस स्टडी आया था। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6 6 इंटू 20 तो कितना हो गया? 120 मार्क्स का सिर्फ केस स्टडी आया था यहाँ पे। और बचा 130 मार्क्स। तो ये मिलाकर के जो पार्ट 1 है, वहाँ से कवर हो जाएगा 10 मार्कर्स से। ठीक है? तो कुल मिलाकर के कितने 13 क्वेश्चन हैं और उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पेपर है ना, ये काफ़ी स्कोरिंग है। क्योंकि जीएस 1 में मल्टीपल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पेपर 2 में भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स, पॉलिटी आ जाती है, गवर्नेंस आ जाता है, सोशल जस्टिस आ जाता है। पेपर 3 में तो और मल्टीपल सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी आ जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी में, साइंस एंड टेक आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाता है। तो बहुत सारे उसमें मुद्दे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है। तो ये वाला जो पेपर है ना, बहुत स्कोरिंग है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो इसमें अच्छी मार्किंग आपको आ सकती है। तो पहला तो एसी हो गया जो बहुत स्कोरिंग होता है, और दूसरा ये जीएस पेपर 4, ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है। अगर आप इसमें बेहतर करते हैं तो दूसरे से ज़्यादा एज इसमें पा सकते हैं। ठीक है? तो इसको हमको कैसे करना है, अलग अलग जो पेपर्स हमने आपको बताए, उसका हम अलग अलग सेशन करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम दूसरे पेपर का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम समझते हैं। इसके बाद जो हमारा पेपर होगा, वो हमारा होगा कंपल्सरी जो भी पेपर है उसका। तो कंपल्सरी में 300 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा, इसमें भी 3 घंटे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी आपका एक इंडियन लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे हिंदी लेकर के चलता हूँ। तो हिंदी में जो भी इंडियन लैंग्वेज है उसमें स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। हिंदी में आपको यहाँ पे 600 वर्ड्स का निबंध लिखना पड़ेगा, 100 मार्क्स का निबंध रहेगा। देखिए, ऐसे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा इंडियन लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और यहाँ पे हिंदी चूज करते हैं अपना इंडियन लैंग्वेज, तो वहाँ पे आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे 600 वर्ड्स में। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वालों, आप भी ध्यान रखो कि हिंदी से कुछ चीज़ें पढ़ते रहो। आपको हिंदी से लिखना आना चाहिए, ताकि आप अ, ऐसे लिख पाओ। अलग-अलग टाइप के, जैसे यहाँ पे थीमेटिक है, विश्व युद्ध का गहराता संकट, डिजिटल भुगतान के लाभ, खेल के बारे में है, भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता, इस तरह से है। तो ज़्यादा यहाँ पे जीएस पेपर का जो भी नॉलेज है और एसे का नॉलेज है, वो यहाँ पे आप यूज़ करके इसको बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? फिर यहाँ पे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। रिटन है तो लिखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा, उसको देख करके लिखना पड़ेगा। तो ये भी 5 प्रश्न रहेंगे, 12 नंबर के 1 रहेगा। तो ये 60 मार्क्स का हो जाएगा। इसी तरह सारांश, एक अनुच्छेद दिया रहेगा, उसका सारांश 1/3 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में, हिंदी में दिया रहेगा, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा।
तो आपसे ग्रामर बनना चाहिए, ट्रांसलेशन कैसे होता है ये बनना चाहिए, आपका वोकैब बेहतर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से यहाँ पे ट्रांसलेट कर पाएँगे। फिर इंग्लिश में दिया रहेगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जो भी आपका लैंग्वेज है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये भी 20-20 मार्क्स के हो गए। फिर उसके बाद मुहावरा दिया है, उसके बाद वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना, पर्यायवाची शब्द लिखना और जो यहाँ पे युग्म दिए हुए हैं पेयर्स, इसको जो है शब्दों में अपने एक वाक्य बनाने हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कुल मिलाकर के 300 मार्क्स का पेपर होगा। आपको यहाँ पे इतना अपना टेस्ट कर लेना है कि आपका कौन-सा पार्ट बेटर है। आपको सिर्फ 75 मार्क्स प्लस चाहिए, ठीक है? तो अगर आप 100 के आसपास 150 के आसपास टारगेट रखते हैं, आधा भी, तो अगर मान लीजिए आपका ग्रामर यहाँ पे ज़्यादा ये सही नहीं है, तो आप इस पे फ़ोकस कर सकते हैं क्योंकि आप तो ऐसे तो लिखेंगे ही। तो ये हो गया और इसके साथ ये तो कुल मिला के 160 मार्क्स का यही हो गया और थोड़ा बहुत ये भी जानते रहिए, तो आप यहाँ पे पास हो जाएँगे, ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट इंग्लिश का कंपल्सरी है। सेम स्ट्रक्चर वैसे ही सारा कुछ है, यहाँ पे भी वैसे ही। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले सतर्क हो जाएँ। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को पढ़ने से बचते हैं। आपको कंपल्सरी यहाँ पे पास होना पड़ेगा इंग्लिश में और आपको यहाँ पे इंग्लिश से किसी भी एक टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। जैसे ये है, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इन लाइफ, नो मैन इज़ एन आइलैंड, ईटिंग हैबिट ऑफ लाइफस्टाइल इन कंटेम्परेरी इंडिया, फोल्क फोल्कलोर एज़ अ नॉलेज सिस्टम। तो ये आपको इंग्लिश से 600 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, जितना आप वहाँ पे एसे में लिखते हैं, उसका आधा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपकी इंग्लिश का जो फ्लो है, वो बेटर होना चाहिए। इससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप फेल हुए। कितना भी बेटर वहाँ पे लिखिए, हिंदी से जीएस पेपर में आप अच्छे से वहाँ पे मार्क्स गेन करेंगे या फिर ऐसे में, लेकिन यहाँ फेल हो जाएँगे, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में ध्यान देने की बात है और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में ध्यान देने की बात है। इसको टाला नहीं जा सकता और कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसकी कभी बात ही नहीं होती है और आप लोग ज़्यादातर लोग गहराई से पढ़ते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही सारी चीज़ें हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा निकाल कर के और अपना एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमने देखा जितने भी जीएस के पेपर्स हैं, ऐसे हो गया और जितने भी कंपल्सरी पेपर हो गए। अब हम आएँगे जो ऑप्शनल है। अब हर किसी का ऑप्शनल तो अलग-अलग होता है। ऑप्शनल में जैसे कि हमने देखा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों 250 मार्क्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। अभी हम फ़िलॉसफ़ी को लेकर के यहाँ पे चलेंगे, तो दर्शन शास्त्र हिंदी मीडियम में जिसका है, उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है? तो आपको स्ट्रक्चर अभी देखना है। अब देखिए कोई भी ऑप्शनल जो पेपर होता है, वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पार्ट 1, पार्ट 2 और दोनों अलग-अलग हिंदी, इंग्लिश दोनों में छपे होते हैं। अब जो दोनों पार्ट हैं, पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन, अब पार्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन और दोनों पार्ट को मिला कर के कुल 8 प्रश्न हो गए और 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ़ 5 ही लिखने हैं, ये ध्यान में देना है। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम हैं कि दोनों पार्ट में से पार्ट 1 में आपको जैसे आगे जैसे मान लीजिए ये पार्ट 1 है, ठीक है? तो पार्ट 1 में आपको कितने पहला जो प्रश्न है पार्ट 1 का और इसका जो पहला प्रश्न है सेक्शन बी का, दोनों को करना अनिवार्य है।
दोनों का पहला प्रश्न करना अनिवार्य है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि सेक्शन ए से आप कोई एक और प्रश्न लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने चूज़ किया कि ये तीसरा, इसको हमने चूज़ कर लिया। इसी तरह से सेक्शन बी से भी हमें एक प्रश्न और चूज़ करना पड़ेगा। तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये अनिवार्य है। हमने मान लीजिए चूज़ किया, हमको 8 ये लिखना है 8वाँ, तो यहाँ से दूसरा 2 हमने कर लिए, फिर 2 और कर लिए, एक वहाँ से, एक इस भाग से। अब एक क्वेश्चन बचा। तो एक जो प्रश्न है, चाहे आप इस पार्ट से इस सेक्शन से कर सकते हैं, चाहे आप सेक्शन ए से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कर लूँ या फिर इसको नहीं करूँ, तो फिर हम इस वाले पार्ट से कोई एक ये वाला मान लीजिए कर लूँ। तो कुल मिलाकर के 2 पहला क्वेश्चन जो दोनों सेक्शन से है, वो करना पड़ेगा, मस्ट है। फिर उसके बाद हम कोई भी इसमें से 4 में से 1 चूज़ कर सकते हैं। वो हो गया तो कुल मिला के 4 हो गए और 1 दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, जो भी ऑप्शनल का पेपर होता है तो। ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं पहले की बात करूँ तो 10-10 मार्क्स के यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं यानी कि 50 नंबर के और हर एक प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर का होता ही है। तो जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे जैसे दूसरा देखिए, तो दूसरे में 3 प्रश्न हैं, पहला 20 और दूसरे 15-15 के, तो 15 दूना 30 और 20 50 ये भी 50 का हो गया। तो इस तरह से हर एक जो प्रश्न है वो 50 मार्क्स के होते हैं। तीसरा भी देख लीजिए तो ये भी पहला जो हो गया 20 नंबर का हो गया, फिर 15-15 का, फिर पहला 20, फिर 15-15 का। तो कुल मिलाकर के जो भी प्रश्न होंगे चारों वो 50 मार्क्स के होंगे और जो पहला होगा वो 10-10 के 5 रहेंगे तो वो 50 में अपने आप में हो जाएगा। तो ऑप्शनल में 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक 10-10 नंबर के हो गए 5, दूसरा 15-15 नंबर के हो गए 2 और तीसरा 20 नंबर का हो गया 1। ठीक है? एक प्रश्न के अंदर ये स्ट्रक्चर है। ये एक प्रश्न के अंतर्गत ये आ जाएगा, इतना। तो जब आप इसको देखेंगे, तो आपको टोटल कितने प्रश्न करने होंगे इसमें? इसमें आपको जो है इसमें हो गया उम, इसमें 5 हो गए और इसमें 3 हो गए, तो 5, 3, 8 और इसको 2 उधर भी करना पड़ेगा, इसको भी उधर करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 प्रश्न इधर हो गए, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 प्रश्न इधर हो गए और 1 प्रश्न और आपको अलग से करना पड़ेगा, ताकि आपके 5 प्रश्न पूरे हो जाएँ। तो यहाँ पे फिर से आपको 3 तो 10, 6, 16, 3, 19 यानी कुल मिलाकर के आपको इसके सब क्वेश्चंस को मिलाकर के 19 क्वेश्चंस करने होंगे 180 मिनट में। ठीक है? वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस करने होते थे जीएस में, यहाँ पे 19 हो गए, सब क्वेश्चंस को मिला करके। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे आप लिख नहीं सकते। तो देखिए, इस तरह से हम हमारा जो स्ट्रक्चर है आंसर राइटिंग का हो गया, हमने एसे का समझ समझ लिया, जितने भी जीएस पेपर हैं उसको हमने समझा, ऑप्शनल का हमने समझा, जो भी कंपल्सरी पेपर है उसके लिए हमने समझा, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, कितने मार्क्स का है वो समझ लिया, कैसे लिखने हैं वो समझ लिया। लेकिन साथियों, ये सब तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कैसे लिखें? कोई भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पहले चूज़ कैसे करें? चाहे वो एसए के लिए हो, चाहे वो
अभी जैसे ऑप्शनल में चूज़ करने का आया तो वहाँ पे कैसे चूज़ करें। दूसरी बात, बेहतर आंसर कैसे लिखें, स्ट्रक्चर कैसे बनाएँ, प्रश्न की जो डिमांड है उसको कैसे समझें। या फिर जैसे हमने अभी बताया कि आपको एक पेज में 75 शब्द लिखने पड़ेंगे तो उसको कैसे लिखने पड़ेंगे। जो यूपीएससी का जो पेज होता है, जो हमको कॉपी मिलती है, उसका क्या सीन होता है, तो ये सब हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे आप बेहतर आंसर लिख पाएँगे और अपने आप को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, आपको दूसरे से आगे आना होता है, दूसरे से ज़्यादा मार्क्स पाना होता है। यहाँ पे एक-एक मार्क्स में ना रैंकिंग तय हो जाती है। कई बार 1 मार्क्स में बहुत सारे रैंक्स आ जाते हैं। 1 मार्क्स में आपका सिलेक्शन रुक जाता है और 1 मार्क्स के डिफरेंस में आपको वो सर्विस नहीं मिल पाती जिसके लिए आप चाहते हैं। कई बार आपको आईएएस चाहिए होता है, 1 मार्क्स के डिफरेंस पे आपको आईपीएस मिल गई, आईएफएस मिल गई, आईआरएस में चले गए, आईपीएस बनना चाहते थे, आईआरएस मिल गई। पूरी ज़िंदगी सोचिए 1 मार्क्स पे डिपेंड होती है। तो ये एक-एक मार्क्स डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे हैं और आपकी लिखावट, आपका प्रेज़ेंटेशन उसी आधार पे होगा जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे आपका कंटेंट होगा, जैसे आपका प्रेज़ेंटेशन होगा, जैसे आपकी स्पीड होगी, जैसे आपकी हैंडराइटिंग होगी। तो साथियों, इसको बहुत ध्यान से सीखिए। ये स्किल है, सीखा जा सकता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट, हमने स्ट्रक्चर समझा, टाइम मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीएस में 180 मिनट रहते हैं, 20 क्वेश्चन। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, तो हमें 7 मिनट के आसपास मिलेंगे। ऐसे ही 15 मार्कर करना है, तो हमें 10 से 11 मिनट के आसपास मिलेंगे और कुछ बफर टाइम मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं इन दोनों में के लिए, ठीक है? तो ये हो गया। यानी कि एवरेज 20 क्वेश्चन के लिए 9 मिनट पर क्वेश्चन मिलेंगे। ये ध्यान में रखना है। इस तरह की आपकी कॉपी होती है वहाँ पे। तो अगर 10 मार्कस है तो आपको 150 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 पेज में लिखना पड़ेगा और 2 पेज में लिखेंगे यानी कि 75 वर्ड्स पर पेज लिखेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो कुल मिलाकर के 150 वर्ड्स के आसपास बैठेगा। तो यहाँ पे एक पेज में 75 वर्ड्स कैसे होगा? अगर आप 15 लाइन लिखते हैं और एक लाइन में 5 शब्द लिखते हैं, तो हो सकता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 शब्द और इसी तरह से जो है आप 15 लाइन यहाँ पे लिखिए। 15 लाइन हो गई और एक लाइन में 5 शब्द। अब ये फिक्स नहीं है कि आपको 5 ही शब्द लिखने हैं। कोई छोटे-छोटे वर्ड्स लिखते हैं, तो हो सकता है कि आपका 6 हो गया, एक लाइन में 6 वर्ड्स। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? लगभग 13 लाइन के आसपास हो गया, तो थोड़ा गैप देना पड़ेगा। लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनर पढ़े, तो उसको आसानी से पढ़ने को आ जाए। तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लिखेंगे कि उस जो एग्ज़ामिनर है, एक्स वाई ज़ेड मैं ही अगर एग्ज़ामिनर हूँ, तो मैं किसको मार्क्स दूँगा? वैसी कॉपी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको पढ़ने पड़ते हैं, तो एक-एक शब्द मैं आँख गड़ा करके तो नहीं पढ़ सकता। तो जो आपका लिखावट होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए, बिना काट-पीट के होना चाहिए और बेहतर स्पेसिंग के साथ होना चाहिए। स्पेसिंग शानदार होनी चाहिए और पैराग्राफ के बीच एक अ, कंटिन्यूटी देखनी चाहिए और यहाँ पे लाइन के बीच अच्छे से स्पेसिंग होनी चाहिए। हमको स्पष्ट समझ में आ जाए। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें अंडरलाइन होनी चाहिए या फिर बॉक्स में होने चाहिए, हेडिंग वगैरह। इसमें आप आंसर लिखते समय ग्राफ, चार्ट और नंबर वाइज़ इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं।
10 मार्क्स में अभी तो एक जब आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो जो 10 मार्क्स में जो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे कि 5 पॉइंट्स प्लस, 5 पॉइंट माइनस और सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 15 मार्कर हैं तो आपको 250 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, तो आपको 3 पेज मिलते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे आप ज़्यादा पेज लिख सकते हैं। ठीक है? लगभग 80 वर्ड्स पर यहाँ पे पेज आपको लिखने पड़ेंगे। 80 टू 83 वर्ड्स पर पेज यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? थोड़ा इधर-उधर कर सकते हैं। जैसे कि 260 वर्ड हो गया या फिर 40 वर्ड्स हो गया। ज़रूरी नहीं कि 250 वर्ड्स में ही करना है। ठीक है? आपको अपने टाइम को भी तो ध्यान में देना है। अगर 6 मिनट में हो गया 2 पेज तो ठीक है, आगे बढ़ो। अगर एक क्वेश्चन को करने में आपको जो है 15 मिनट लग रहे हैं, तो भैया इतना टाइम मत लगाओ, दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ो, क्योंकि 15 मिनट लगाओगे तो फिर आपके दूसरे जो प्रश्न हैं, वो छूट जाएँगे। फिर वैसे भी आप रेस से बाहर हो। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना है, ठीक? और इसी तरह अगर एसी में है, तो एसी में आपको अगर 16 पेज है तो 75 इंटू 16 तो कुल मिलाकर के 1200 हो जाता है। और 16 पेज नहीं है, उससे कम है, तो 12 से 16 पेज के बीच में जितने भी अलॉट होते हैं, उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब देखिए, जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि यूपीएससी का जो मेंस है ना, वो आपके सिर्फ नॉलेज का ज्ञान नहीं है। नॉलेज की वास्टनेस आपका जो है प्रीलिम्स में देख लिया गया कि आप कम टाइम में कैसे बेटर ऑप्शन को चूज़ करके को सही कर सकते हैं। लेकिन मेंस में आपको कंटेंट की समझ तो बहुत गहराई से होनी चाहिए। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? आप अपने बारे में लिखिए, अपना इंट्रो लिखिए, अपने बारे में पूरा लिख डालिए। जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया। इधर-उधर की चीज़ें लिख दीजिए, सिलेबस लिख दीजिए, उसी को बार-बार लिखते रहिए, लिखने की प्रैक्टिस डालिए। नहीं पता है, अभी आपने नहीं पढ़ा, शुरू किया है, अपने बारे में लिखिए, अपने फैमिली के बारे में लिखिए और भी जो चीज़ें हैं, जो आपको आती हैं, उसके बारे में लिखिए। लेकिन लिखना डेली ज़रूर है। जब आप पढ़ लेंगे, एक बार आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कोर सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएँगे, जैसे जीएस 1 से लेकर के जीएस 4, ये कोर सब्जेक्ट्स में जो भी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपकी कंप्लीट हो गई, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो जब आपके पास कंटेंट आ जाएगा, आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे होंगे, न्यूज़ को आप रेगुलर पढ़िए, हिंदी से भी पढ़िए, इंग्लिश से भी। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा कंटेंट का वो रहता है, क्योंकि जो ओरिजिनल सोर्स होते हैं, वो इंग्लिश में ही होते हैं कई बार। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट, जैसे कि जो वेबसाइट्स होती हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हो गई, इंडियन कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे केवल केवल इंग्लिश में ही ओरिजिनल कंटेंट डाला जाता है, बाकी तो ट्रांसलेशन होते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, उससे भागना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है, आपको करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना हँसी-खुशी किया जाए, तो उससे दूर नहीं भागना है। चलिए, तो ये हो गया कंटेंट। जब तक आपका कंटेंट ज़बरदस्त नहीं रहेगा, तब तक आप दूसरे से कैसे बेहतर नंबर ला पाएँगे बताइए? सोचिए कि आप भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, दूसरा भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप भी पढ़ रहे हैं, दूसरा भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी आप भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है। सोर्स तो लगभग सेम ही है। तो कुछ एज कहाँ से आएगा? करंट अफेयर से आएगा, आप अलग-अलग वेबसाइट से जो अपना कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ से आएगा। इसीलिए सबसे पहले जब हम असेसमेंट किए थे, उसके बाद सिलेबस का वीडियो बनाए थे आपके लिए, तो बताया था इस सिलेबस को बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करना है। एक-एक वर्ड का एनालिसिस करना है, ताकि आप कोई भी सोर्स देखें, चाहे करंट अफेयर्स में जो भी देखें या फिर वेबसाइट्स में देखें, तो आपको ये पता रहे कि यार इस कीवर्ड से
ये वाला करंट अफेयर्स हमारा मैच कर रहा है। इस वाले कीवर्ड से ये वाला पीवाईक्यू आया है, इसीलिए पीवाईक्यू को भी रेगुलर देखते रहिए। दोनों बहुत ज़रूरी हैं, सिलेबस और पीवाईक्यू। तभी आप अच्छा कंटेंट आप ढूँढ सकते हैं। नहीं तो कई बार आप सोचते हैं कि हम ये किताब पढ़ लिए तो हमारा सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। किताब में कुछ कंटेंट मिल जाते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी है, कुछ चीज़ें मिल जाएँगी, कुछ चीज़ें आपको इधर-उधर से तलाशनी पड़ेंगी। सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हो गया, तो हर चीज़ एक किताब में नहीं मिल सकती। तो सिलेबस पे पकड़ बड़ा ज़रूरी है और वो आपके आंसर राइटिंग को, आपके कंटेंट को बहुत मजबूत करेगा। फिर उसके बाद आता है आपका क्या? डिमांड। आपने प्रश्न को देखा, तो देखते ही तो आप आंसर नहीं लिखेंगे। पहले आपके दिमाग में ये रहेगा कि प्रश्न को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद समझा, उसकी कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, उसकी डिमांड क्या है, सवाल पूछना क्या चाहता है कि आप ये लिखो, उसको अच्छे से आपको समझना है। फिर उसके बाद जब आपने डिमांड समझ ली, तो आप उस आंसर को लिखेंगे कैसे? उसका स्ट्रक्चर कैसे बना? उसको माइंड में तुरंत बन गया कि हाँ, हमने ये है, इसके 10 पॉइंट ये लिखेंगे या फिर ये डायग्राम बनाएँगे ज्योग्राफी में, वर्ड का मैप बना देंगे या फिर कॉज़ एंड इफ़ेक्ट वाला है, तो ये बना देंगे कि ये हुआ, फिर एरो का ये हो गया, उससे ये हो गया, इससे ये हो गया, तो ये पूरा चीज़ बना देंगे। फिर प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग शानदार होनी चाहिए ताकि जो एग्ज़ामिनर हैं उनको आसानी से चेक कर सकें, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जिनकी राइटिंग प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ये मैंने भी देखा है। कंटेंट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर राइटिंग थोड़ा कम हुआ तो उसको मतलब थोड़ा कम मार्क्स मिलते हैं, ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। फिर वैल्यू एडिशन, जैसे कि हमने बताया कि सब कोई तो वही सोर्स पढ़ रहे हैं। आप में क्या एक्स्ट्रा अलग है? आपने क्या डाटा अलग डाला है? क्या फैक्ट्स अलग डाला है? क्या कोटेशन अलग डाला है? कैसे एक दूसरे के साथ मिक्स किया है, इंटरलिंक किया है? क्योंकि जो यूपीएससी में प्रश्न आते हैं, वो कैसे होते हैं? वो ऐसे नहीं होते कि ज्योग्राफी में सिर्फ़ ज्योग्राफी का प्रश्न आएगा या फिर हिस्ट्री में सिर्फ़ हिस्ट्री का प्रश्न आएगा। स्कूल के जैसे यहाँ पे नहीं लिखना होता है। यहाँ पे आपको अभी जो करंट में चल रहा है, वहाँ से कोई एक मुद्दा उठाएगा और फिर उसको दे दिया जाएगा। यार बताओ, अभी ईरान और अमेरिका के बीच जो वॉर चल रहा है, उसका भारत की स्थिति पे, आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी भी आ गया और ईरान और अमेरिका के बीच एक हिस्ट्री है, तो उसको यहाँ पे शामिल कर सकते हैं और भारतीय इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या भारत का क्या है, उसमें भी आईआर पे आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होकर के यहाँ पे आ जाती हैं। तो इंटरलिंक करके जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक अ, बेहतर आंसर कैसे लिख पाएँगे? तो यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है, इसको आपको अच्छे से डेवलप करनी है, सोचना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। कोई भी मुद्दा आया, उस पे सोचिए कि यार ये कैसे हुआ? क्या है? क्यों हुआ? कैसे हुआ? कारण क्या है? आगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? प्रभाव क्या हो सकता है? अगर हम होते तो इसको कैसे बेटर तरीके से डील करते? ये सब सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, समय दीजिए थिंकिंग करने के लिए और अपने आप को भीड़ से अलग करने के लिए अच्छे-अच्छे सोर्सेज़ पढ़ते रहिए, वहाँ से डेटा, फैक्ट्स, कोटेशन निकाल करके एक नोट कॉपी में सेव करते रहिए, ठीक है? चलिए, तो ये चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप थोड़ा बेहतर आंसर लिख पाएँगे। अब देखिए, अब जैसे कि आपने एक जो अभी हमने आपको प्रश्न दिया, आपने पढ़ा, तो पढ़ना मतलब समझना थोड़ी होता है। आपने पढ़ा, उसके कीवर्ड्स को आप जब तक समझेंगे नहीं कि यार ईरान का जो ये अभी मुद्दा है, वो क्या है? फिर भारत के साथ क्या है? फिर भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो जब तक आप क्वेश्चन को एनालाइज़ नहीं करेंगे ना, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक एक बेटर आंसर नहीं लिख पाएँगे आप। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का एक डायरेक्टिव होता है कि क्या प्रश्न पूछ रहा है।
तो उसको समझिए। पहली बात तो किस टॉपिक पे है वो समझिए, एक मोटा-माटा। उसके बाद क्या प्रश्न पूछ रहा है, आपको क्या करना है, डिस्कस करने को बोल रहा है, एग्जामिन, एनालाइज़, क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, कमेंट, इलुसिडेट, एक्सप्लेन, सब्सटेंशिएट, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह अलग-अलग डायमेंशंस में, जैसे कि अभी आपने हमको बताया हिस्टोरिकल, पॉलिटिकली, और जो भी जियोपॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक, अलग-अलग एंगल से आप उस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अलग-अलग डायमेंशन में सोचना, और वास्तव में एग्ज़ामिनर चाहता क्या है, ये सब सारी चीज़ें जब आप कवर करेंगे, सोचेंगे, जल्दी से तुरंत अपने दिमाग में उसका फ्रेमवर्क बनाएँगे और स्ट्रक्चर बना के जल्दी से आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि 150 अ, वर्ड्स का 10 मार्कर जो क्वेश्चन है, आपको 6 मिनट लगभग मिलेंगे। 6 मिनट में आपको लिखना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, रिकॉल भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़े, वो भी एग्ज़ाम के समय में, तो प्रेशर भी रहता है। तो इसके लिए आपको पहले से ही, आज से ही, अभी से ही सोचना शुरू कर देना है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप रिकॉल कर सको। सिर्फ़ किताब कंप्लीट कर देना पढ़ाई नहीं होती है। उस वहाँ भी समझना होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए अभी पॉलिटी पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा आपने, तो कंप्लीट कर दिया, तो ये मत सोचिए कि हमारा ये वीडियो हमने देख लिया या फिर ये हमने बुक पढ़ लिया तो हमारा पढ़ाई हो गया। नहीं, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। आप उसको बंद कीजिए, फिर रिकॉल कीजिए कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स में ये हमने पढ़ा। फिर उसको एक ब्लैंक पेज में लिखिए कि यार हमने आज फंडामेंटल राइट्स कहाँ से शुरू हुआ, ये हमने पढ़ा, क्या है ये हमने पढ़ा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका किस किस आर्टिकल में उल्लेख है ये हमने पढ़ा, इस आर्टिकल से, फंडामेंटल राइट से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है वो हमने, इससे जो है सरकार को क्या नुकसान हो रहा है, क्या रिस्ट्रिक्शन लग रहा है वो हमने पढ़ा। इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको हमने देखा। तो क्या हम याद कर पा रहे हैं? और पढ़ कर के हम दूसरे को समझा पा रहे हैं? ये भी इसमें ध्यान में रखना है। क्योंकि आप अच्छे तरीके से जिस चीज़ को समझ जाते हैं और दूसरे को समझा देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप उसमें ठीक-ठाक हैं। ठीक है? तो ये बात है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आपके पास अच्छा कंटेंट हो जाए। इसी तरह अलग-अलग जो डायरेक्टिव्स हैं, उसके अलग-अलग मतलब हैं। डिस्कस विभिन्न पहलुओं पे बैलेंस डिस्कशन करना। अगर एक्सप्लेन आ जाए तो स्पष्ट एवं सरल व्याख्या करना उस प्रश्न का। एनालाइज़ आ जाए तो उसका कॉज़ एंड इफ़ेक्ट और उसका रिलेशन क्या है आपस में, वो सारा चीज़। एग्ज़ामिन गहराई से जाँच करना। क्रिटिकली एग्ज़ामिन पक्ष-विपक्ष, लिमिटेशंस क्या हैं, जजमेंट्स क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें। इवैल्यूएट अगर आ जाए तो क्राइटेरिया के आधार पे वैल्यू जजमेंट करना। कमेंट, रीज़न्ड ओपिनियन। एसेस, एक्सटेंट, डिग्री या डिटरमाइन करना। इसी तरह इन्यूमरेट हो गया, इलस्ट्रेट हो गया, एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझना। सब्सटेंशिएट हो गया, आर्गुमेंट देना और उसके उस आर्गुमेंट में अपना एविडेंस प्रदान करना। ये सारी चीज़ हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए हम अलग-अलग पोर्शन के लिए अलग वीडियो, अलग सेशन करेंगे। यहाँ पे तो अभी ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना? तो अलग-अलग जब डायरेक्टिव्स बदलेगा तो आपका आंसर राइटिंग का जो आर्किटेक्चर है, आपका आंसर राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो भी बदलना पड़ेगा। एक जैसे हर एक आंसर को आप नहीं लिख सकते। जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी, वैसा आपका आंसर का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जीएस का बेसिक स्केलेटन है आंसर का, जैसे मान लीजिए जो 10 मार्कर्स है या फिर 15 मार्कर्स है, उसको कैसे लिखेंगे? तो लिखने के लिए हमें कितने मिलते हैं? 150 वर्ड्स मिलते हैं। तो इसका जो इंट्रो पार्ट है, सबसे पहले हमको इंट्रो यानी कि भूमिका लिखनी पड़ती है। भूमिका, भूमिका, ठीक है? जैसे मान लीजिए 2 पेजर है,
तो यहाँ पे हमको इसका 10 से 15% हमको भूमिका लिखना है, इंट्रोडक्शन। फिर जो 70 टू 80% है वो हमको मेन बॉडी में क्या पॉइंट हमको देना है, क्या फैक्ट देना है, क्या चीज़ें हमको समझानी है, वो हो गया। और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो आपका आ जाएगा 10 टू 15% में। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे चाहे वो 10 मार्कर्स हो 15 मार्कर्स हो, अपने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन अच्छे से इसको स्ट्रक्चर करना है। ना ज़्यादा इंट्रोडक्शन लिखना है, ना बहुत कम लिखना है। कंक्लूजन को भी सीमित ही रखना है ताकि सारा चीज़ अपने एक रेशियो में रहे। ठीक, चलिए अब सारा चीज़ तो हमने देख लिया। लास्ट में हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमें आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, फिर आगे देखेंगे क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को समझो, केवल टॉपिक को नहीं, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। डायरेक्टिव जो वर्ड्स हैं उनको पहचानो। हर आंसर की विजुअल स्ट्रक्चर बनाओ कि यार हम इस आंसर में क्या क्या करेंगे, माइंड में विजुअल स्ट्रक्चर बनाओ कि यार इसमें ये शामिल करेंगे, जैसे ऐसे के लिए हमने किया था। इसी तरह रिलेवेंट जो डायमेंशन है, अलग अलग आयाम, उसको कवर करो। जो भी आर्गुमेंट को एग्जाम्पल्स और एविडेंस से सपोर्ट करो। कीवर्ड्स को एग्जामिनर के सामने विजुअल बनाओ। विजुअल कैसे बनाएंगे? अंडरलाइन करके या फिर उसको बॉक्स करके, जो भी हेडिंग है इस तरह से। डायग्राम तभी बनाओ जब वो वैल्यू ऐड करे, हर जगह डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, जैसे कि जियोग्राफी लिख रहे हैं तो वहाँ पे अगर इंडिया की मैप की ज़रूरत पड़े तो इंडिया की मैप वहाँ पे बना दो। वर्ल्ड का मैप की ज़रूरत पड़े तो वर्ल्ड का मैप बना दो। या फिर कुछ ऐसा बताना हो, जैसे इकोनॉमी में आप कुछ समझा रहे हैं तो इकोनॉमी में कि भैया इकोनॉमी शुरू कैसे हुई, तो इकोनॉमी कैसे शुरू हुई समझाने के लिए कि भैया यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड, यहाँ पे समझते हैं इसको, अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारे। फिर अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं लेकिन हमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इन दोनों को मिला करके एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? स्केयरसिटी, यानी अभाव। स्कैरसिटी से हमारे सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी होती है कि हमें चीज़ों को चूज करना पड़ेगा, तो हमें चॉइस की प्रॉब्लम खड़ी होगी। और हम चॉइस अगर करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, तो ये लागत लगेगी। ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ, क्योंकि एक चीज़ हम चूज करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ छोड़नी पड़ेगी, सारी चीज़ों को एक साथ हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये, अब इसको अगर हम लिख करके करते तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन इस तरह से समझा दे रहे हैं, बहुत आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं जब वो वैल्यू ऐड करे, आपका जो स्पेस है वो बचाए। ठीक है, हर जगह डायग्राम नहीं बना देना है जहाँ ज़रूरत भी ना हो, ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक, चलिए, वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, पेपर कंप्लीट करना है। हर आंसर के बाद फीडबैक लूप बनाओ। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने प्रैक्टिस करने के लिए आंसर लिखा, जब आंसर लिखा तो चेक करो कि यार हमने आजकल तो एआई है, अपने आंसर को लिखा, पीडीएफ बनाया, एआई पे डाला और बोला कि भैया आप एक्सपर्ट आंसर एवेल्युएटर हो यूपीएससी के लिए, इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है और हम 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमने ये आंसर लिखा है, हमारा माध्यम हिंदी है और बढ़िया से इसको चेक करो और क्या कमियाँ हैं और क्या प्लस पॉइंट है उसको हमको बता दो। तो एआई अच्छे से आपको बता देगा शुरुआती लेवल पे। फिर अगर आपके पास मेंटर्स अवेलेबल हैं तो मेंटर्स से कनेक्ट करो। मेंटर्स और भी डिटेल में आपकी क्या प्लस माइनस हैं आपको चेक करके आपको बताएँगे। आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से प्रैक्टिस का लक्ष्य ज़्यादा लिखना नहीं, बेहतर लिखना है। तो प्रैक्टिस करो, फिर इम्प्रूव करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर इम्प्रूव करो, फिर प्रैक्टिस करो। तो एक क्या हो जाता है, कंपाउंड इफ़ेक्ट के रूप में काम करता है कि आज धीरे-धीरे आप 1%, 1%, 1% बेटर होते जा रहे हैं हर एक आंसर में। तो 1 साल बाद
आप बहुत सारे आंसर लिख पाएँगे और उसकी जो क्वालिटी होगी, पहले वाले आंसर की क्वालिटी से काफ़ी शानदार होगी। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि यार हमको लिखना नहीं छोड़ना है। रोज़ 5 से 10 पेज हमको लिखना है, ठीक है? और ब्रेनस्टॉर्म करना है, सोचना है। फिर जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, उसको देखो कि यार टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं। आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे, टॉपर्स की कॉपीज़ सर्च करेंगे तो। अलग-अलग पेपर्स की कॉपीज़ देखिए, वहाँ पे अपने ऑप्शनल की कॉपीज़ देखिए कि यार वो कैसे अ, हे हेडिंग डाल रहे हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर है, कैसे वो डायग्राम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो फैक्ट किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इंट्रो उनका कैसा है, बॉडी कैसा है, कंक्लूजन कैसा है। तो जब आप उनको देखेंगे फिर अपने आंसर को मिलाएँगे या फिर वही प्रैक्टिस कीजिए कि यार उन्होंने इस क्वेश्चन को लिखा, अब वही हम लिख रहे हैं बिना देखे। फिर उन दोनों के जो भी चीज़ें हैं उसको मिलान कीजिए और जो इम्प्रूवमेंट है इम्प्रूवमेंट कीजिए। धीरे-धीरे ऐसे आपका भी आंसर बेहतर बनेगा, ठीक है? और हाँ, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की कॉपी, उनकी टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखनी चाहिए। वहाँ भी आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे हिंदी मीडियम कई बार लैग कर जाता है, ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम से पीछा नहीं छुटाना है, इंग्लिश से पीछा नहीं छुटाना है, जबकि उसको फेस करना है, अच्छे से उसको समझना है, पढ़ना है, ठीक? चलिए, अब तो ये हो गया कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी का जस्ट अपोज़िट कि हमें क्वेश्चन की डिमांड मिस नहीं करनी है, हमें जेनेरिक इंट्रोडक्शन नहीं देना है क्योंकि हमें टॉप करना है, कॉम्पिटिशन है, दूसरे से आगे जाना है। हमें सिर्फ़ फैक्ट्स नहीं लिखना है कि यार पूरे पेज में बॉडी में फैक्ट्स ही फैक्ट्स लिख दें, तो एक तारतम्यता बनी ही नहीं। क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है कि यार ये क्वेश्चन आ गया, उसी को हम अपने इंट्रो में रिपीट कर रहे हैं, बॉडी में रिपीट कर रहे हैं बार-बार। जैसे हम पेज भरने के लिए स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में करते थे। हमको यहाँ पे पेज नहीं भरना है, क्वालिटी कंटेंट लिखना है। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं करना है, एक ही डायमेंशन पे नहीं रखना है। एग्ज़ाम्पल्स तो ना देना ये बहुत बड़ी भूल है। हर जगह कोटेशन यूज़ नहीं करना है, नकली डेटा यूज़ नहीं करना है। अगर देखो यार वो अपने फ़ील्ड के मास्टर लोग होते हैं और लंबे समय से एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो उनको बेवकूफ़ मत समझिए। वो मँझे हुए खिलाड़ी होते हैं, उनको सही फैक्ट दीजिए। अगर नहीं आता है तो मत लिखिए, गलत फैक्ट्स मत लिखिए, नकली डेटा नहीं देना है। जहाँ डेटा की ज़रूरत है, वहाँ डेटा नहीं प्रस्तुत करना है। इर्रेलेवेंट डायग्राम नहीं बनाना है, कंक्लूजन नहीं छोड़ना है, वर्ड लिमिट इग्नोर नहीं करना है, एक आंसर पर ज़्यादा समय नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए 10 मार्कर का है, उसमें आपको लग रहे हैं 10 मिनट, तो भैया ज़्यादा आंसर नहीं देना, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। दूसरे प्रश्न छूटेंगे, तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। पूरे आंसर को पैराग्राफ बनाना, पूरे आंसर को सिर्फ़ पैराग्राफ में बना कर के नहीं लिखना है कि यार ये पूरे आंसर को, अरे यहाँ पे पॉइंट्स बनाओ, यहाँ पे हेडिंग डालो, यहाँ पे अंडरलाइन करो, यहाँ पे कुछ डायग्राम बना दो। तो इस तरह से करना है। सभी क्वेश्चंस को सेम टेम्पलेट में नहीं लिखना। अभी जैसे हमने आपको बताया था, हर एक क्वेश्चंस की डिमांड अलग होती है, तो उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा। हर एक पेपर का डिमांड अलग होता है, तो वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। सेम टेम्पलेट कभी नहीं काम में आएगा, ठीक है? तो यही इसीलिए एक प्रॉपर आंसर राइटिंग की तैयारी आप सभी को करनी चाहिए। उसके लिए बेटर अम, जो मेंटर हैं, उनको देखना चाहिए कि वो आपके हर एक पहलू पर एक-एक करके ध्यान दें, आपकी गलतियों को आपको बताएँ, मिस्टेक आपकी सुधारें। इसीलिए तो है हमारा ये पूर्ण मैजिक राइट प्रोग्राम, जो कि आपके आंसर राइटिंग को बेहतरीन कर देता है। आप आपके हर एक प्रॉब्लम्स को देखता है, एनालाइज़ करता है, पर्सनलाइज़्ड सपोर्ट देता है। अगर आपको अ, यहाँ से मेंटोरशिप चाहिए, आंसर राइटिंग का सपोर्ट चाहिए, तो हमारे वेबसाइट poornaies.com पर जा कर के वहाँ से आप मेंटर से बात कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप, ईमेल दिया हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्या नहीं करना चाहिए। फिर फाइनली हमको अच्छे से स्टडी करना है, सिर्फ़ पन्ना भरने के लिए या फिर वीडियो, आज हमने 4 वीडियो देख लिए, 5 यूट्यूब वीडियो देख लिए, इतना पेज हमने टेलीग्राम में पढ़ लिया।
ये सब करके टाइम पास नहीं करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर रिकॉल करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, इस तरह से अच्छे से पढ़ना है। पढ़ करके उसके बारे में सोचना है। जैसे कि आपने आज पढ़ा मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स, तो उसके बारे में सोचो यार कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्यों रखा गया? हमारी लाइफ में इसकी क्या उपयोगिता है? अभी इसका क्या यूज़ हो रहा है? तो थिंक करो यार, विस्तार करो। अलग-अलग चीज़ों के बारे में सोचो कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता? अगर हम यूपीएससी नहीं कर रहे होते तो क्या करेंगे? क्या कर रहे होते? सोचो कि यार अगर हम इतने मिनट मोबाइल चला रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसकी जगह हम पढ़े होते तो हमारा कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता। सारी चीज़ सोचो, हर एक टॉपिक को दिमाग में सोचो। पढ़ाई बंद कर दिया है, कहीं जा रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि यार हमने आज ये पढ़ा था, उसमें ये प्लस था, ये माइनस था, उसमें ये इम्प्रूव किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड ये हो सकता है। तो अलग-अलग डायमेंशन में सोचो, ठीक है? स्ट्रक्चर बनाओ मन में, फिर उसको लिखो, लिख करके उसको रिव्यू करो कि गलती कहाँ हो गई। दूसरे का कॉपी चेक करो, देखो कि उसने कौन-सा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है, इम्प्रूव करो, फिर यही प्रोसेस रिपीट करो। फिर जो ना बने, फिर उसको रीड करो, फिर उसके बारे में थिंक करो, फिर स्ट्रक्चर बना कर के लिखो, रिव्यू करो, इम्प्रूव करो, रिपीट करो। ये प्रोसेस आपकी चलती रहनी चाहिए, लगातार, लगातार ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है, जो सीखने से कभी परहेज़ ना करे, अपनी गलतियों से सीखे। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता, फिर उसको एग्ज़ाम तो सिखा ही देता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, यार वो इतने ढीठ होते हैं कि उनको कुछ बताया जाए तो उनको समझ में आता ही नहीं है। उनको एक घमंड रहता है कि यार मैं कैसे सीखूँ? मैं तो अपने आप में 30 मार खा हूँ, मैं कैसे सीखूँ? इनसे मैं नहीं सीखूँगा। तो भैया किससे सीखोगे? मेंटर से नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे? विद्यार्थी को पहली जो चीज़ें होनी चाहिए, अपने अहंकार, अपने जो घमंड है उसका त्याग। जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सीखो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज़ करो, तब तो बेहतर बनोगे। और बहुत सारे लोग इसी में मिस हो जाते हैं। हमेशा सीखने के लिए आगे रहो, किसी से भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का आपका आंसर राइटिंग का जो भी सेशन है वो कंप्लीट होता है। और आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे मार्किंग होता है, उसमें कैसे लिखना चाहिए, यूपीएससी की कॉपी कैसी होती है, ऐसे से लेकर के जितने भी पेपर होते हैं सबको हमने देखा। हमने कुछ लास्ट में कैसे अच्छा उत्तर लिखें इस पे भी बात किया हमने। अब हम जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम अलग-अलग पेपर्स को उठाएँगे, जैसे एसी को, पूरा एसी के बारे में बात करेंगे। फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, इसी तरह से हर एक पेपर को उठाएँगे, उसमें डिटेल से बात करेंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये भी बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा? क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी? इसमें क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई? या फिर अगला वीडियो, अगला सेशन आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं? सारी चीज़ें कमेंट में बताइए और हम आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि आप बेहतरीन पढ़ाई करेंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बेहतर आंसर आगे आने वाले समय में लिखिए और अपनी यूपीएससी की परीक्षा को धार दीजिए। चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।